नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। कंगना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज मानहानि केस को रद्द करने की मांग की थी। ये केस किसान आंदोलन से जुड़े उनके एक विवादित रीट्वीट पर दर्ज हुआ है, लेकिन जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने उनकी याचिका सुनने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा ये केवल रीट्वीट नहीं था, कंगना ने अपनी तरफ से भी टिप्पणी की थी। आपने मसाला डाला है। कंगना की तरफ से दलील दी गई कि उन्होंने सफाई भी दी थी और पंजाब की परिस्थितियों के कारण ट्रायल में शामिल होना उनके लिए मुश्किल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा ये सफाई ट्रायल कोर्ट में ही दी जा सकती है। अब कंगना रनौत को ये केस ट्रायल कोर्ट में लड़ना होगा। पीएम मोदी शनिवार को मणिपुर पहुंचने वाले हैं। ये दौरा खास है क्योंकि मई 2023 में हुई जातीय हिंसा के बाद मोदी पहली बार मणिपुर का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी यहां कुल 8,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। 7,300 करोड़ रुपए के विकास योजनाओं की नींव चुराचांदपुर से रखी जाएगी, जहां कुकी बहुसंख्यक हैं। वहीं 1,200 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इम्फाल से शुरू होंगी, जहां मैतेई समुदाय की बहुलता है। गौरतलब है कि पिछले 2 सालों में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच हुई हिंसा में 260 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और हजारों लोग बेघर हो गए। इस बीच विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर आरोप लगाता रहा है कि उन्होंने हिंसा के बाद मणिपुर की सुध नहीं ली। ऐसे में यह दौरा राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। गुरुवार रात मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। मामला तब शुरू हुआ जब कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 13 सितंबर की प्रस्तावित यात्रा के लिए लगाए गए सजावट को तोड़ना शुरू कर दिया। ये घटना पियर्सन मून इलाके में हुई, जो उस बीएसएफ कैंप के पास है जहां पीएम का हेलीकॉप्टर उतरने वाला है। मोदी यहां से 5 किलोमीटर दूर पीस ग्राउंड तक सड़क मार्ग से जाने वाले हैं। रास्ते में लगे झंडे और कपड़े की सजावट को कुछ लोगों ने फाड़ा और आगजनी भी की। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि हालात बाद में काबू में आ गए और नुकसान मामूली रहा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रमेश का कहना है कि मध्य प्रदेश के धिरौली इलाके में अडानी ग्रुप कोयला खदान प्रोजेक्ट के लिए सरकारी और जंगल की जमीन पर पेड़ों की कटाई कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया ये काम बिना जरूरी मंजूरी के किया जा रहा है और इससे वनाधिकार कानून 2006 और पेशा 1996 का खुला उल्लंघन हो रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि धिरौली इलाका 5th शेड्यूल एरिया में आता है, जहां आदिवासियों और ग्राम सभाओं के अधिकार संवैधानिक रूप से सुरक्षित हैं, लेकिन यहां ग्राम सभाओं से कोई अनुमति नहीं ली गई। कांग्रेस का दावा है कि मोदी सरकार ने 2019 में ये कोयला ब्लॉक अडानी ग्रुप को अलॉट किया था और अब 2025 में बिना स्टेज 2 फॉरेस्ट क्लियरेंस के काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि अभी तक न अडानी ग्रुप और न ही केंद्र सरकार की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया आई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अरबपति गौतम अडानी को अमेरिका में लगे कथित रिश्वत और धोखाधड़ी के मामलों में बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी के वकीलों और अमेरिकी अधिकारियों के बीच इन मामलों के समाधान को लेकर चल रही बातचीत अटक गई है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने अडानी के वकीलों को साफ बता दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापारिक तनाव के कारण वो इन मामलों को खत्म करने के समझौते को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने उनके खिलाफ सिविल मुकदमा दर्ज किया हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक SEC अडानी को कानूनी नोटिस भेजने की कोशिश कर रही है और इसके लिए भारतीय अधिकारियों से मदद भी मांगी गई है। पिछले साल नवंबर 2024 में अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि गौतम अडानी और कुछ अन्य लोग, जिनमें एक अमेरिकी कंपनी भी शामिल है, उन्होंने $2050 मिलियन यानी करीब 2,000 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर भारत में सोलर पावर का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। हालांकि अडानी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन अभी तक वो और अन्य आरोपी अमेरिकी अदालत में पेश नहीं हुए हैं। मौजूदा हालात में अडानी अमेरिका की यात्रा भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी का खतरा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इसी साल मई में अडानी के प्रतिनिधियों ने ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात कर इन आरोपों को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये ताजा घटनाक्रम अडानी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में अडानी की बहुत मुश्किलें बताई गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वजह से अडानी अमेरिका नहीं जा सकते क्योंकि गिरफ्तारी का खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से पैसे जुटाने और बड़े सौदे करने में भी रुकावट आ रही है। फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जीज
जो अडानी टोटल गैस में पार्टनर है, उसने साफ कहा है कि जब तक आरोप साफ नहीं होते वो कोई नई फंडिंग नहीं करेगी। अडानी समूह के कुछ विदेशी कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द हो गए, जैसे केन्या में $2.6 बिलियन का एयरपोर्ट और पावर प्रोजेक्ट। अमेरिका में $10 बिलियन निवेश की योजना भी रोक दी गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ अडानी ही नहीं, भारत के दूसरे सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी भी अमेरिका से खींचतान की चपेट में आ गए हैं। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि भारतीय तेल कंपनियां रूस से सस्ता तेल खरीदकर मुनाफाखोरी कर रही हैं। पिछले महीने अंबानी परिवार ने न्यूयॉर्क में होने वाला एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम टाल दिया, जिसमें भारतीय संस्कृति को दिखाया जाना था। इस कार्यक्रम की मेजबानी नीता अंबानी करने वाली थी। इस बीच पीएम मोदी ने भी संकेत दिए हैं कि भारत रूस और चीन के और करीब आ रहा है। अडानी ने भी इस साल चीन का दौरा किया था और वहां की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD से बैटरी तकनीक पर सौदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में उस वक्त खलबली मच गई जब अदालत परिसर में संदिग्ध सामान होने का दावा किया गया। हाई कोर्ट के नाम से एक ईमेल भेजा गया जिसमें कोर्ट के अंदर संदिग्ध सामान होने की बात कही गई थी। इसका पता चलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गईं और आनन फानन में कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। जिस समय कोर्ट परिसर में बम होने की धमकी मिली, उसी दौरान कई वरिष्ठ जज कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू करने वाले थे। सीपी राधाकृष्णन ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शुक्रवार को शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 67 वर्षीय राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। इस दौरान पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी अपने उत्तराधिकारी सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद धनखड़ पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नजर आए। अमेरिका के टेक्सास में 50 साल के भारतीय मूल के एक मोटेल मैनेजर की हत्या कर दी गई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उनकी हत्या पत्नी और बेटे के सामने की गई। भारतीय अधिकारियों ने मैनेजर का नाम चंद्र नागमल्लैया बताया है। एजेंसी के अनुसार पुलिस ने बताया कि ये वॉशिंग मशीन को लेकर हुए विवाद के बाद हुई। संदिग्ध मोटेल मैनेजर का सहकर्मी है और उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर हत्या का आरोप लगाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय चीन सीमा पर भी बॉर्डर विंग होम गार्ड बनाने की योजना पर विचार कर रहा है। अभी तक ये फोर्स सिर्फ पाकिस्तान सीमा वाले राज्यों में है। 7 राज्यों मेघालय, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान और गुजरात को इन गार्ड्स की अनुमति है, लेकिन फिलहाल ये केवल राजस्थान में सक्रिय हैं, जहां करीब 2279 गार्ड तैनात हैं। इन गार्ड्स की खासियत है कि ये स्थानीय लोगों से बनते हैं और सेना व सीमा बलों की मदद करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इनकी अहम भूमिका रही थी। सूत्रों के अनुसार सरकार चाहती है कि चीन सीमा पर भी ऐसे गार्ड्स तैयार किए जाएं ताकि वहां न सिर्फ सुरक्षा बढ़े बल्कि इंटेलिजेंस यानी खुफिया जानकारी जुटाने में भी मदद मिले। गृह मंत्रालय की हाल की मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। अभी पूर्वी लद्दाख में 50,000 से ज्यादा सेना और ITBP जवान तैनात हैं, लेकिन कई पेट्रोलिंग पॉइंट्स अब बफर जोन में बदल गए हैं। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। होमगार्ड्स को कांस्टेबल जैसा काम सौंपा जाता है। इन्हें 3 से 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है और इन्हें रोजाना करीब 800 से 900 रुपए का भत्ता मिलता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारत पर खास रणनीति अपनाई जा रही है। अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के लिए नामित सर्जियो गोर ने कहा कि ट्रंप प्रशासन की कोशिश है कि भारत को चीन से दूर करके अपने पाले में लाया जाए। गोर ने सीनेट की विदेश मामलों की समिति में कहा कि भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक मतभेद जरूर हैं, लेकिन उन्हें सुलझाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारा रिश्ता चीन से कहीं ज्यादा गर्मजोशी भरा है। चीन का विस्तारवाद सिर्फ भारत की सीमा पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल रहा है, इसलिए हमारी प्राथमिकता होगी कि भारत अमेरिका के साथ रहे और चीन से दूर। रूस के तेल खरीदने के मुद्दे पर भी गोर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि भारत को रूसी तेल लेना बंद करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत में अगले राजदूत पद के लिए नामित सर्जियो गोर ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिकी कच्चा तेल और तेल से बने उत्पाद खरीदे। उन्होंने बताया कि समझ चल रही व्यापार वार्ताएं इसी दिशा में हो रही हैं। गोर ने कहा कि भारत की 1.4 अरब से ज्यादा आबादी और तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग अमेरिका के लिए बड़ा अवसर है। उनके मुताबिक भारत का मध्यम वर्ग अमेरिका की पूरी आबादी से भी बड़ा है। गोर ने कहा कि हम इन व्यापारिक वार्ताओं में पूरी तरह से यही इरादा रखते हैं कि भारतीय बाजार अमेरिकी कच्चे तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और LNG के लिए खोले। इससे हमारे पास भारत में अपार संभावनाएं हैं और हम इसे पूरी तरह से आगे बढ़ाएंगे। असम के गोलकगंज इलाके में कोच राजवंशी छात्रों के आंदोलन पर
पुलिस कार्रवाई को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बुधवार की रात ऑल कोच राजवंशी स्टूडेंट्स यूनियन यानी AKRSU ने मशाल जूस निकाला। उनकी मांग थी कि कोच राजवंशी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा मिले और अलग राज्य बनाया जाए। प्रदर्शनकारी चिलाराय कॉलेज से गोलकगंज बिहार की ओर बढ़ रहे थे, तभी पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने उन्हें रोक दिया। इसी दौरान झड़प हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। इसके विरोध में AKRSU ने 11 सितंबर को 12 घंटे का बंद बुलाया, जिससे धुबरी जिले में आम जनजीवन प्रभावित हुआ। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि गोलकगंज में शांतिपूर्वक अपनी मांग रख रहे कोच राजवंशी छात्रों पर बर्बर हमला शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को छात्र कार्यकर्ताओं उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इन नेताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। मामला फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों की साजिश से जुड़ा हुआ है और इनके खिलाफ UAPA के तहत केस दर्ज है। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने पूर्व राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो को 27 साल 3 महीने की सजा सुनाई है। उन पर आरोप था कि उन्होंने 2022 चुनाव में हारने के बाद सत्ता में बने रहने के लिए तख्तापलट की साजिश रची। बोल्सोनारो इस समय राजधानी ब्रासीलिया में हाउस अरेस्ट में हैं और वो इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फैसले पर नाखुशी जताई। उन्होंने कहा कि मैं सजा से बहुत असंतुष्ट हूँ। मुझे हमेशा बोल्सोनारो एक बेहतरीन नेता लगे हैं। हालांकि बोल्सोनारो की सजा तभी अंतिम मानी जाएगी जब 5वें और आखिरी जज भी अपना फैसला देंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.